Someone who is here has qualified CGL for the last 4 years consecutively. देखो, अगर आप एनालिसिस स्किप कर रहे हो ना तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। एनालिसिस स्किप करने का मतलब है कि आप अपने 15-20 मार्क्स जितने आप स्कोर कर सकते हो उससे कम स्कोर कर रहे हो इस टाइम पे। और जो मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था वो था जीएस, क्योंकि उसका मेरा कोई आइडिया नहीं था, कोई सबका होता बैकग्राउंड नहीं है। था उसका मेरा। आई हैव अटेम्प्टेड 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 एंड ऑल द क्वेश्चंस वर राइट। नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू हियर वंस अगेन एक और टॉपर के साथ। इनकी कहानी भी बहुत अच्छी है, आप इन्हीं के मुंह से अभी सुनेंगे। बस इतना कहना चाहूंगा बिफोर आई इंट्रोड्यूस हर कि आज के बढ़ते हुए कंपटीशन को देखकर एक बार एग्जाम क्वालिफाई करना डिफिकल्ट है। कभी कंप्यूटर दिक्कत दे जाता है, कभी इंग्लिश में, तो कभी मैथ्स में, तो कभी रीजनिंग में। समवन हु इज हियर हैज क्वालिफाइड सीजीएल फॉर द लास्ट 4 years consecutively। 2022 क्वालिफाइड, 23 क्वालिफाइड, 24 क्वालिफाइड और रिसेंटली अनाउंस रिजल्ट्स में 25 भी क्वालिफाइड हैं। कभी टीए मिला तो कभी इनकम टैक्स मिला, बट लोकेशन बाहर मिली। फिर मेहनत की और इस बार ना सिर्फ अपनी ड्रीम पोस्ट, ड्रीम जॉब और साथ में ऑल इंडिया 70th रैंक भी हासिल की है। तो बिना कुछ कहे लेट्स इनवाइट रिया मावी, वन ऑफ द टॉपर्स हियर। स्वागत आपका, नमस्कार। आपकी जुबानी, आपकी कहानी, आपके साथ थोड़ा सा आपके बारे में, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड जो आप बताना चाहें। वेलकम। थैंक यू सर। मैंने 11th-12th में पीसीएम नॉन मेडिकल से स्कूलिंग करी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ्स ऑनर्स करी। उसके बाद मैंने एमएससी मैथमेटिक्स करी हंसराज कॉलेज डीयू से ही। एमएससी के साथ साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को एसएससी के बारे में बताया, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी क्योंकि वो मुझे थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब वाली चीज। तो मैंने एमएससी के साथ ही एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी 2022 में। फिर 2022 में ही उसी टाइम 3-4 मंथ बाद एक सीजीएल एग्जाम आ गया, सीजीएल 22। तो उसके बाद मैंने वो एग्जाम दिया, वो मेरा क्वालिफाई हो गया। मेरे को आइडिया नहीं था क्योंकि मेरा बेस स्ट्रांग था, इंग्लिश मीडियम था, मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग थे क्योंकि मेरा मैथ्स ही बैकग्राउंड था। सी जी। तो ये तीन चीजें मेरी स्ट्रांग थी। मेरे को इन पे थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत थी और जीएस में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, वो मुझे स्टार्टिंग से करनी थी बिल्कुल। तो वो मेरा क्वालिफ़ाई हो गया, मेरे को पोस्टल असिस्टेंट मिला, वो मैंने जॉइन नहीं किया था। फिर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन उसके बाद स्टार्ट करी और फिर मैंने सीजीएल 2023 एग्ज़ाम दिया, उसमें मुझे टीए-सीबीडीटी मिला। फिर मैंने 2024 एग्ज़ाम दिया, जॉब के साथ ही प्रिपेयर करती रही मैं, और उसमें मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मिला, बट मुझे लोकेशन मेरी होम पोस्टिंग नहीं मिली। तो मुझे दोबारा एग्जाम देना पड़ा जिसकी वजह से। और अब सीजीएल 2025 मैंने एग्जाम दिया है, मैं फिर से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुई हूँ और होप्स हो कि मुझे मेरी ड्रीम लोकेशन भी मिल जाए। गॉड ब्लेस यू। आपकी इतनी मेहनत, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ आज के जमाने में नॉलेज ऑब्वियसली चाहिए चाहिए, उसके अलावा डेडिकेशन, परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी कि आप 4 बार लगातार क्वालिफाइड हैं। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड। आपकी जर्नी तो बहुत अच्छी है शुरू से ही, पर फिर भी पूछना चाहूंगा कब हमने मॉक्स को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। मैंने मॉक्स को सीरियसली लेना स्टार्ट किया था अपने 23 वाले अटेम्प्ट के लिए। ये 22 वाले अटेम्प्ट में तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तब मैं सीख रही थी कि क्या है एसएससी, क्या नहीं। उसके बारे में मुझे अलग-अलग चीज़ें पता चली। मुझे भी ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म से पता चला था कि अच्छा मॉक टेस्ट देने होते हैं, इनमें स्कोर इम्प्रूव होता है, तब हमारे स्कोर जो है मेन एग्ज़ाम में भी इम्प्रूव होगा। तो इससे क्या हुआ, मेरे को 23 वाले अटेम्प्ट के लिए सीरियस मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए थे मैंने। कितने डिपेंडेंट आप हमारे मॉक्स पर थे। आपके सबसे ज़्यादा पहले मुझे जो पता चला था वो था लाइव मॉक्स के बारे में, कि आपके लाइव मॉक्स बहुत ज़्यादा लोग देते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो फ्री में लाइव मॉक्स आते हैं वीकेंड्स पे, वो देना स्टार्ट किया था। फिर मुझे उनका लेवल ठीक लगा था, तो फिर मैंने आपका जो पेड मॉक्स है वो लिए थे। वैसे तो आपकी पूरी जर्नी ही कंसिस्टेंसी डिफाइन करती है, बट फिर भी रेगुलर या कंसिस्टेंट मॉक प्रैक्टिस से कितना फायदा आपको हुआ, क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिले। पहले तो मैं इतना कंसिस्टेंट होके मॉक नहीं देती थी, मैं भी ये सोचती थी कि पहले मैं सिलेबस खत्म कर लूं उसके बाद मॉक दूं। बट फिर मेरे को धीरे-धीरे समझ में आया कि जितना मैं मॉक में इम्प्रूव करूँगी, अपनी गलतियों से सीखूँगी, वो शायद मुझे ज़्यादा हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर टू कवरिंग ओनली ओनली द सिलेबस पार्ट। तो वो चीज़ मेरे को लगी कि मेरे को मॉक से थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो चीज़ें मैं मॉक में गलतियाँ करती थी, मैं उन टॉपिक्स को भी पढ़ने लग गई अपने एज़ उस सिलेबस उनसे के उन पार्ट में। चीज़ों से अलग, सिलेबस से अपार्ट।
मैं अपना उन उन टॉपिक्स को भी कवर करते रहने लगी। तो मेरा दो तरीके से सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा था, एक तो मॉक्स के साथ साथ और एक जो मैं अलग से सिलेबस कर रही थी। तो इससे मेरा जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो गया था। ग्रेट, बहुत अच्छा आपने बोला कि डबल स्पीड से सिलेबस होगा, मॉक्स की गलतियों के हम्म, साथ भी और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उसके हाँ साथ जी। भी। अच्छा, हर हम्म, किसी की मॉक की जर्नी में कुछ कहानियां कॉमन होती हैं, जितना स्टूडेंट्स को मैंने सुना कि एक हम्म, स्टेज के बाद आकर स्कोर कांस्टेंट हो जाता है, हाँ जी। वहीं से नहीं बढ़ता है, हम्म, ये लगभग सबके हम्म, साथ रहता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि हम्म। जहां से आपको बूस्ट मिला कि ये मेरा परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा, ये ऐसी कोई स्टोरी? पहले मैं भी मॉक देती थी और उसे छोड़ देती थी कि मार्क्स देखे, परसेंटाइल देखी और छोड़ दिए मॉक। इससे क्या हुआ, मेरा 130 140 पे स्कोर स्टक हो गया था। जी। मेरे को ये था कि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, 150 के ऊपर कट ऑफ जा रही है, अब इतना कट ऑफ क्लियर कैसे कर पाऊंगी मैं। तो फिर मेरे को समझ आया कि मैं गलतियां कहाँ कर रही हूँ। मैं गलती कर रही थी मॉक का एनालिसिस ना करके, मैं सिर्फ मॉक दे रही थी और अपनी गलतियां नहीं देख रही थी। फिर मैंने मॉक एनालिसिस स्टार्ट किया और उसके बाद मेरे ऑटोमेटिकली 15-20 नंबर्स इंक्रीज हो गए थे मॉक एनालिसिस। तो आप किस तरह एनालाइज करते थे? बिकॉज जितना मैं जानता हूं, हर बच्चा आई होप जानता है, आप तो सिलेक्टेड हैं, कि जितना मॉक देना जरूरी है उतना ही उसको एनालाइज करना जरूरी है। शी हरसेल्फ सेड कि हाँ। पहले मैं स्किप कर देती थी, बट बाद में सीखा, तब वो फिर डबल हम्म, स्पीड से मेरा सिलेबस भी होने लगा, स्कोर भी इंप्रूव होने लगा। आपकी क्या अप्रोच हम्म, थी मॉक को हाँ एनालाइज जी। करने की? तो मैं जैसे 1 घंटा मॉक देती थी तो मैं 2 घंटे उसके एनालिसिस करती थी। जैसे मैं सबसे पहले ये देखती थी कि मेरे को कौन से क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लग रहा है, कि एवरेज लोग तो कम ले रहे हैं और मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है, तो शायद जी। मेरी अप्रोच गलत है उस क्वेश्चन के लिए। तो मैं देखती थी क्या इसका सोल्यूशन में कोई और शॉर्ट मेथड या कुछ ऐसा जो मैंने ना पढ़ा हो वो हो, और मैं अलग तरीके से सॉल्व कर रही हूँ जो टाइम टेकिंग है, और कुछ और हो जिससे जो शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, तो मैं वो चेक करती थी। अगर मेरे को ऐसा कोई मेथड लगता था तो मैं उसे, एक मैंने मॉक नोटबुक भी बना रखी थी, उसमें वो नोट डाउन कर लेती थी मैं चीजें। फिर उसके बाद मैं ये देखती थी कि मैंने कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो गेस वर्क से किए हैं, मतलब कि मेरे हम्म। को आते नहीं थे, मैंने गेस वर्क किया और वो सही हो गए। हम्म। फिर मैं वो चीज देखती थी, उन्हें पढ़ती थी और उन्हें भी नोट नोट डाउन कर लेती थी ताकि वो मेरे को नॉलेज हो जाए। फिर उसके बाद मैं देखती थी ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो मैंने जो मेरे को आते थे पर फिर भी मैं एग्जाम में नहीं कर पाई। फिर मेरे को समझ आया कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन है मेरे को आते थे फिर भी नहीं कर पाई, तो लैग कहाँ हो रही है, लैग हो रही थी मैं रिवीजन में। फिर मैंने वो स्टार्ट की नई तरीके से कि रिवीजन करनी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं देखती थी ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैंने किए ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं किया और ना मुझे आते थे। वो क्वेश्चन होते थे जो टॉपिक्स मेरे को क्लियर नहीं है। तो फिर मैंने उन टॉपिक्स पे काम करना स्टार्ट कर दी। ऐसा था कि जैसे मैं ये नहीं करती थी कि ठीक है देख लिया मैंने, अच्छा ये मेरे गलत है, तो ऐसा नहीं है कि ये मैं बाद में करूंगी। जैसे मैंने देखा कि ये टॉपिक्स मेरे गलत है, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं इसी टाइम ये वाला टॉपिक कवर कर लूं, उसके 2-3 क्वेश्चन कर लूं, ताकि वो मेरा फिर से गलत ना हो। अगर मैं वही परफेक्ट। चीज हर मॉक में गलत कर रही हूँ तो मेरा स्कोर ना स्टक हो जा रहा था। तो फिर नहीं, अगर मैं चीजें सीख रही हूँ उसी टाइम पे अपने कवर कर ले रही हूँ तो वो नेक्स्ट मॉक में मेरा स्कोर अपने आप इम्प्रूव कर रहा था फिर। ग्रेट। एक अच्छी चीज वैसे तो सबको होनी चाहिए, बट इनके शब्दों के साथ, कि उसको लिखना है अलग से। बिकॉज एक किताब जो आती है वो सबके लिए कॉमन है, पर सबकी गलतियां और इंटेलिजेंस कॉमन नहीं होती। कोई की चीज किसी चीज में आगे है, किसी से कोई गलती होती है जो शायद दूसरों से नहीं होती। तो हम अब की अपनी खुद की पर्सनल हैंडबुक या नोटबुक रखें, जहां हमारी कमियां, हमारी गलतियां मेंशन हो, जिनको हम इंप्रूव कर पाए हमारे लिए। श्योर, आपका स्कोर तो इंप्रूव हुआ ही। एनालिसिस करने से आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट में आपको कितना बेनिफिट मिला? सर पहले मेरे को जो टाइम, मैं मैथ्स में ज्यादा टाइम लगा देती थी पहले, और फिर इससे क्या होता था कि जैसे रीजनिंग मैथ्स और इन सारी चीजों में टाइम लग रहा है और मैथ्स के लिए मेरे पास कम टाइम बच रहा है, तो मेरे से मैथ्स हो नहीं पाती थी कंप्लीट पूरी। फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा कि कैसे किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करूं। मॉक ऐसा नहीं होता कि जो क्वेश्चन सामने आया हम उसे करते जा रहे हैं, परफेक्ट। हमें आर्ट ऑफ स्किपिंग यूज करनी पड़ती है मॉक टेस्ट में। अगर हम स्किप नहीं करेंगे क्वेश्चंस को तो हम उसमें फंस जाएंगे और हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, और वो ना तो वो क्वेश्चन होगा और जो आगे क्वेश्चन बचे हैं जो हमने अभी तक देखे नहीं है और वो नॉर्मल इजी क्वेश्चंस है, वो भी नहीं कर पा रहे हम। तो अगर हम यहाँ से टाइम बचा के वहां यूज कर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और हमारा स्कोर इंप्रूव करेगा। तो मैं क्या करती थी कि पहले राउंड में वो क्वेश्चन देखती थी जो मुझे लगता है कि मेरे से हो जाएंगे इजीली, मैंने पढ़ रखे हैं, मैं फर्स्ट राउंड में हर सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन कर लिए। मैंने ना अपना सीरीज भी बना रखी थी कि मैं इसी तरीके से मॉक दूंगी। जैसे क्या सबसे बात है। पहले मैं अटेम्प्ट करती थी वो रीजनिंग करती थी,
रीजनिंग से क्या होता था कि मेरे को डायरेक्ट वो आया, थोड़ी इजी भी होती है रीजनिंग, तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं जो जो हमें क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद मैं जीके करती थी, क्योंकि जीके में जो हमें आता है तो वो आता ही है, जो नहीं आता वो नहीं आता, नहीं उसमें हम आता। ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। एक फिर उसके बाद मैं इंग्लिश करती थी। इंग्लिश में हमें मोस्टली चीजें आती हैं, कुछ चीजें जैसे कुछ वोकैब होती है या कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट के कुछ टफ क्वेश्चन है, बस वो छूट जाते थे। ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद मैं अटेम्प्ट करती थी लास्ट में मैथ्स। मैथ्स का मेरा फोकस होता था कि मैं पहले वो क्वेश्चन करूं जो मेरे को आते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन करूं जिन्हें शायद मैंने कर रखा है पर अभी मेरे को याद नहीं आ रहे। थोड़ी देर बाद जब काम माइंड से मेरा थोड़ा पेपर हो जाएगा और मेरा माइंड काम हो जाएगा, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन करती थी। तो फिर अगर मेरे को कोई नई चीज भी यूज करनी पड़ जाती थी तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाती थी। अगर मैं प्रेशर के साथ वो क्वेश्चन करूंगी तो जो चीज मेरे को याद भी है मैं वो भी भूल जाऊंगी। भूल नई जाएंगे। चीज तो छोड़ ही दीजिए कि मैं नई चीज कुछ इंप्लीमेंट कर दूं उस टाइम पे, प्रेशर जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है उसमें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपके एक एक शब्द आपका वैल्यूएबल है। कोई बच्चा जो अभी शुरुआत की हो, अगर इनके शब्दों को मात्र सुन ले तो आपको किसी और से कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी। ट्रूली अप्रिशिएटेड। तो फिर इन सबको कंक्लूड करके एक लाइन में आप ही बता दीजिए, एडवाइस आपका उन लोगों के लिए जो एनालिसिस स्किप कर देते हैं। देखो, अगर आप एनालिसिस स्किप कर रहे हो ना तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। एनालिसिस स्किप करने का मतलब है कि आप अपने 15-20 मार्क्स जितने आप स्कोर कर सकते हो उससे कम स्कोर कर रहे हो इस टाइम पे। वो बच्चे जो एनालिसिस स्किप करते हैं, आपने कहा, ध्यान रखें, एक इनिशिएटिव हमारी तरफ से भी है, थिंक लाइक AIR 1, जो लास्ट ईयर के शुभम अग्रवाल टॉपर रहे, उनके साथ एक सीरीज है। उन्हीं के साथ आप देखेंगे मॉक्स को किस तरह एनालाइज करना चाहिए। तो एक बार चेक कीजिएगा, थिंक लाइक शुभम अग्रवाल AIR 1, जहां आपको मॉक्स को एनालाइज करने की बहुत बढ़िया अप्रोच मिल जाएगी। अच्छा रिया, आपके हिसाब से ऐसी सीरीज बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगी? यस सर, क्योंकि लोगों को आइडिया लग जाएगा अच्छा वो लोग कैसे मॉक लगाते हैं। अभी हम बिगनर्स होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कैसे क्या करना है। जैसे स्टार्टिंग में मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी तो मेरे को खुद गलतियां करनी पड़ रही थी और फिर सीख रही थी मैं। हम्म, अब क्या होगा अगर आप किसी और की गलतियों से सीख लोगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल है टाइम और बच आपका जाएगा। जल्दी ही वो चीज बच जाएगा टाइम। जब बिगिनर्स की हमने बात की है, स्पेशली वो जो स्किप कर देते हैं, एक डाउट उनकी और आती है, पहले कौन से मॉक्स लगाएं, टॉपिक वाइज या फुल लेंथ मॉक्स? तो आपका ओपिनियन। देखिए, पहले एक दो आप मॉक टेस्ट फुल लेंथ दे दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा लेवल क्या चल रहा है। एक आइडिया लग जाएगा कि हम कौन से सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने टॉपिक्स किए, टॉपिक वाइज मॉक लगाए, उसके बाद सेक्शनल मॉक्स लगाए। इससे क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चंस तो वैसे भी प्रैक्टिस करोगे उस सब्जेक्ट के जब कर रहे होगे सिलेबस कवर। मॉक के फॉर्म में करोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आप साथ साथ में सीखते चले जाओगे। तो पहले तो आपको सेक्शनल बॉक्स से स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे जैसे आपका 40-50% सिलेबस खत्म हो जाए फिर आप फुल बॉक्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपके मार्क्स हैं उनके बेसिस पे अपनी जज मत कीजिए कि हम तो बहुत पीछे हैं, लोग इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ये मत सोचिए। वो बस ये देखिए अच्छा मेरा इतना प्रिपरेशन लेवल था, अब इतना बढ़ रहा है, अब इतना बढ़ रहा है। अपनी प्रिपरेशन खुद देखिए कि हमारा कितना बढ़ रहा है। वो जो चीज होती है ना कि दूसरों से कंपैरिजन वाली, वो हमें लास्ट में करनी है एग्जाम के टाइम पे, कि अब क्या हमारा लेवल चल रहा है। स्टार्टिंग में पहले हमें अपने से कंपैरिजन करना है, बाद में और लोगों से कंपैरिजन करना है। आपने बहुत अच्छा बोला कि इनिशियली अगर मैं टॉपर से कंपेयर करूं खुद से, तो मेरा स्कोर तो 60 70 80 होगा शायद, और वो 175 पर है, तो वो कंपैरिजन हम्म। फॉल्स और फेक कहिए। पहले खुद से कंपेयर कीजिए कि मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ पर हूँ, कितना इंप्रूवमेंट पिछले 1 महीने में, 3 महीने में मेरी प्रिपरेशन के साथ मुझे मिला। फिर जब हम 150 प्लस पहुंच जाएं, फिर दूसरों से कंपेयर करें। क्या बात है। अच्छा रिया, आप किस तरह बैलेंस करते थे टॉपिक वाइज टेस्ट्स और फुल लेंथ मॉक्स को? तो मैं ऐसे करती थी कि वीक डेज पे छोटे छोटे मॉक्स देती थी, सेक्शनल मॉक जो होते हैं, ताकि प्रैक्टिस के फॉर्म में। उसके बाद ओके। वीकेंड्स पे मैं देती थी मॉक टेस्ट फुल लेंथ, ताकि मेरा पूरा जो वीक में पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए और मेरे को आइडिया लग जाए, टाइम मैनेज हो जाए, सारी चीजें हो जाए। तो फिर पहले ये स्टार्टिंग में होता था, बाद में जब बिल्कुल एग्जाम पास आ जाता था तो मैं फुल लेंथ मॉक डेली स्टार्ट कर देती थी। क्योंकि जब तक हम उस एनवायरनमेंट में बैठना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, हम वो एग्जाम वाला प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। वो लोग जो स्ट्रगल करते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट्स में, वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज, SSC सुपर प्रैक्टिस किट, विथ 7 प्रोग्रेसिव लेवल्स ऑफ टॉपिक वाइज टेस्ट्स, चाहे वो इंग्लिश हो,
चाहे उसके टॉपिक वाइज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, इन सभी चीजों के लिए। रिया, ये सीरीज इन योर ओपिनियन भी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो टॉपिक वाइज टेस्ट में कुछ परेशानी हाँ होल्ड जी। करते हैं? टॉपिक वाइज टेस्ट इसलिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे, टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। जब आप वो टॉपिक कवर कर लोगे और उन्हें करोगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करेगा। हर किसी के साथ होता है। एक टफेस्ट फेज प्रिपरेशन में आता है, वो हमारा क्या रहा और किस तरह हमने उसको ओवरकम किया? सर टफेस्ट फेज तो जब था जब मेरे को अपनी ड्रीम लोकेशन नहीं मिली। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो मिल गया पर ड्रीम लोकेशन नहीं मिली, और फिर ऐसा लगता है कि फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो अपने आप मोटिवेशन लो हो जाता है कि इतनी प्रिपरेशन के बाद भी अब भी हम कहीं ना कहीं रह गए, और वो भी एक तो मैं दोबारा पेपर नहीं देती पर एसएससी की कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से हमें फिर से रिपीट करने पड़ रहे हैं। एक तो फाइनल रैंक लिस्ट नहीं देते ये लोग, तो हम्म। जिसकी वजह से हमें आइडिया ही नहीं लग पाता कि पता हमारे चले। मार्क्स फाइनल वाले चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज है। तो मेरे को उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील हुआ था जब मेरे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो मिला बट लोकेशन नहीं मिली थी। उसके बाद प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा टफ था। लेकिन मेरे को ये था कि मेरा एम जो है, जो मेरा गोल है, जब तक वो अचीव नहीं हो जाएगा तब तक तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। तो मेरे अंदर अंदर से इतनी मोटिवेटेड फील किया, फिर मैंने, मेरी फैमिली फ्रेंड्स सबने मेरे को हेल्प किया कि अपने, जब तक तुम अपनी ड्रीम जॉब और ड्रीम लोकेशन ना ले लो तब तक लगे रहो। गॉड ब्लेस यू, ऊपर वाला सबको ऐसी फैमिली और फ्रेंड्स दे। एंड अबव ऑल आप जैसा मोटिवेशन और डेडिकेशन दे कि नहीं यार, सीजीएल में हो तो गया, चलो ठीक है, ये नहीं तो वो सही, इनकम टैक्स की छोटी मोटी जॉब थोड़ी है। बट नहीं, जो ड्रीम पोस्ट है वही चाहिए, मतलब वही चाहिए। सुपर। आपके वैसे आप बता चुके हैं एक बार और रफली, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट क्या था, वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या रहा, और किस तरह उन पर आपने काम किया? तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट तो मैथ्स था। रीजनिंग उसके साथ कवर हो जाती थी। और जो मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था वो था जीएस, क्योंकि उसका मेरा कोई आइडिया नहीं था, कोई सबका होता बैकग्राउंड नहीं है, था उसका मेरा। जितने इंटरव्यूज हुए हैं सबका हम्म। कॉमन आंसर और जीएस। हाँ सर, उसके बाद भी मेरे मेंस पे इस बार जीके में 69 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए हैं। आई हैव अटेम्प्टेड 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 एंड ऑल द क्वेश्चंस वर राइट। She got, if I'm not wrong, 69 out of 75 correct. More than unbelievable. Unbelievable छोटा मोटा शब्द है, यस। impossible छोटा मोटा शब्द है, उससे कहीं ज्यादा impossible वाली लिस्ट। गॉड ब्लेस यू। ये दिखाता है कि इंसान अगर मेहनत करे, तो मैंने अभी भी आपके बोलने से पहले ही बोल दिया था, जीएस सबका वीक पॉइंट होता है, बट आज तक मैंने कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा जिसने जीएस में इतना स्कोर किया हो। रहे होंगे, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कोई नहीं आया, पर आपके शब्द आपकी पीछे की मेहनत को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, अगर इतनी मेहनत की है, वो लगन है, डेडिकेशन है। गॉड ब्लेस यू, ये तो सबसे डिस्टिंक्ट सुनने को मिला। बाकी चीजें ठीक हैं, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। क्या हमारे एवरेज स्टडी आवर्स होते थे वैसे? और फिर जब एग्जाम नियर आते थे कि टीयर 2 आ गया, तो क्या स्टडी आवर्स चेंज होते थे हमारे? सर जब मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब तो मेरे को 10 to 12 आवर्स देने पड़ते थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं दूंगी तो मेरे चारों सब्जेक्ट्स कवर कैसे होंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं 5 घंटे पढ़ी थी, इतने टाइम में तो हो गई नहीं। 3 घंटे तो मेरे को मैथ्स करनी पड़ती है, दो ऑब्वियसली। घंटे रीजनिंग करनी पड़ती है, फिर इंग्लिश और जीके मॉक ये सब कब करूंगी। जी। तो मेरे को 10 to 12 आवर्स तो करना पड़ता था जब बिल्कुल स्टार्ट करा था मैंने प्रिपरेशन। उसके बाद धीरे धीरे जैसे लेवल अप हो गया और फिर मेरी जॉब भी लग गई थी। जॉब के साथ साथ मैंने जो प्रिपरेशन की वो मैंने ये करी कि सुबह पढ़ लिया, फिर जॉब पे जाके जितना टाइम मिला उस पे पढ़ लिया, आने के बाद थोड़ा पढ़ लिया, और वीकेंड्स पे ज्यादा पढ़ती थी मैं। वीकेंड्स पे वही अपना सुपर। 8 घंटे पढ़ती थी। नॉर्मल डेज में 4 to 5 आवर्स इतना पढ़ लेती थी। उसके बाद जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाता था तब मैं ट्राई करती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 घंटे भी पढ़ी हूँ जब एग्जाम टाइम होता है। एग्जाम सुपर। टाइम में मेरे को ऐसा खुद ही मोटिवेशन आ जाता है कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मेरे को नींद भी नहीं आती थी। अगर कोई मेरा मैथ्स का क्वेश्चन है, वो मेरे को रात को स्टक कर गया कि ये हो नहीं रहा, क्या यूज कर सकती हूँ मैं, क्या नया मेथड यूज कर सकती हूँ, और फिर मैं लेट भी जाती थी, उसके बाद स्ट्राइक करता था, मैं तभी उठ के वो मेथड सॉल्व करने का ट्राई करती थी और वो होता था तभी। ये वाली मोटिवेशन अंदर से थी कि करना है बस। इंग्लिश की भाषा में कहूं तो एक होते हैं बॉडी जेस्चर्स, एक होते हैं पॉस्चर्स। ज्यादा डीप में ना जाऊं, जो आपने शब्द कहे, पहले तो आपका रिजल्ट उसको वेरीफाई करता है, जस्टिफाई करता है। अभी जो आपके चेहरे पर स्माइल आई, वो उस बात को जस्टिफाई करती है कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा बट मन नहीं लगेगा, और जैसे ही हो गया, फिर जो आपने स्माइल दिखाई थी वो जस्टिफाई करती है आपके शब्दों को ही। तो जैसे हमारे
आवर्स चेंज होते हैं ऑब्वियसली प्रिपरेशन के शुरुआत में, और फिर जब पीक हम्म। पर प्रिपरेशन होती है, वैसे ही क्या हमारी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है? शुरू में जो हमारा फोकस होता है वो होता है कि हम सिलेबस अपना ज्यादा कंप्लीट करें, मॉक्स थोड़े कम दें, सिर्फ अपने लेवल चेक करने के लिए कि अभी हमारे जो अगर हम कर रहे हैं तो हमारा लेवल उतना बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा। स्टार्टिंग में सिर्फ वो चेक करने के लिए होता है। हम्म, बाद में मॉक होता है अपनी गलतियों से सीखने के लिए और प्रैक्टिस सीखने के के लिए। तो लिए। स्टार्टिंग में तो हम वीकेंड्स पे या 2 फोर्टनाइटली दे देंगे तब भी चलेगा। सेक्शनल मॉक देते रहो जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली, बट फुल मार्क्स तो कम भी चलेगा। लेकिन बाद में प्रिपरेशन जब आपको लगता है कि आपका 90% सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद तो और एग्जाम से पहले तो आपको डेली मॉक्स लगाने पड़ते हैं और उनका एनालिसिस भी करना पड़ता है। चलो, काफी हुई प्रिपरेशन की बातें। आइए एग्जाम पर बात करते हैं। एग्जाम डे में सबको स्ट्रेस होता है, आप किस तरह हैंडल करते थे? फिर 23 वाले एग्जाम में मेरे को भी थोड़ा एग्जाम के टाइम पे थोड़ा पैनिक हो गया था। फिर मैंने चीजें सीखी कि मेरे को ऐसा क्यों हुआ कि मैं एग्जाम आते हुए भी मैं कर नहीं पाई क्वेश्चंस। तब मैं वही बता रही थी आपको कि कुछ गलतियां हम कर लेते हैं और उसके बाद सीखते हैं, और अगर हम्म, कोई हमें एडवाइस देने वाला हो तो उसकी गलतियों से हम सीख लेते हैं। सीखते हैं। तो फिर मैंने 23 वाला एग्जाम देके मेरे को ये पता चला कि एग्जाम वाले दिन भी मैटर करता है कि हम वो ही मैटर करता है मेनली, तो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली। चाहे मॉक्स में मेरे 150 160 मार्क्स आ रहे हैं, पर एग्जाम वाले दिन अगर मैं पैनिक हो गई, प्रेशर ले लिया मैंने अपने ऊपर, तो मैं एग्जाम कर ही नहीं पाऊंगी। उसमें मैथ्स के थोड़े से क्वेश्चंस इधर उधर हो गए और उसी में पैनिक हो गया था, और जो आते हुए क्वेश्चन थे वो भी गलत हो गए थे। तो फिर मेरे को धीरे धीरे समझ आया कि मेरे को ना अपना माइंड बिल्कुल काम करना पड़ेगा, मेरे को फोकस्ड रहना पड़ेगा कि कोई नहीं, एग्जाम है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, मेरे को पैनिक नहीं करना। ये चीजें मैंने अपने मॉक्स में इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट करी। अगर मैं सोचूंगी मैं डायरेक्ट एग्जाम दिन वाले जाके और करने लग जाऊंगी, ये सोच लिया मैंने अपने दिमाग में, कर दूंगी मैं, ऐसा नहीं होता। जब तक मैं उसे इम्प्लीमेंट अपने घर पर नहीं करूंगी तब तक वो मॉक वाले मेन एग्जाम वाले दिन भी नहीं होगा। तो मैंने मॉक्स में स्टार्ट कर दी अपनी ये स्ट्रैटेजी यूज करनी कि मेरे को बिल्कुल काम रह के मॉक देना है। जो सिली मिस्टेक मैंने लास्ट वाले मॉक में की थी वो मैं लिख लेती थी कि ये स्लिप, और मैं पढ़ लेती थी, मॉक देने जा रही हूँ उससे पहले पढ़ रही हूँ कि अच्छा मैंने ये सिली मिस्टेक्स लास्ट वाले मॉक में की थी, अब नहीं करूंगी। तो वो चीजें उस टाइम पे बिल्कुल पढ़ी हैं तो मेरे दिमाग में रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि सिली मिस्टेक्स इससे धीरे धीरे कम होने लगी, और काम फोकस्ड होके मेडिटेशन करना स्टार्ट करा था। तो धीरे धीरे जैसे अगर हम एग्जाम में जा रहे हैं, 10 लोग बैठे हैं, कुछ सिलेक्टेड होते हैं, हम उनसे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, यार ये तो सिलेक्टेड लोग हैं, हम कहाँ इनके सामने स्टैंड करते हैं, इनको तो हमसे ज्यादा आता है। उस टाइम पे हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हम ये लोग तो सिलेक्टेड है, हम लोग क्या है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। उनका लेवल क्या है और अपना लेवल क्या है, हमें क्या पता उनका क्या लेवल है। अभी ना करके आए हो वो परफेक्ट। प्रिपरेशन, तो हमें ज्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं करने चाहिए वहां पे। जब तक आपका एग्जाम ना हो बिल्कुल काम रहिए, फोकस्ड रहिए, रिलैक्स्ड रहिए। बिल्कुल उस दिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जाम है। सोचिए जैसे आप घर पे बैठ के मॉक दे रहे थे ऐसे दे रहे थे, और उसके बाद आप चाहे कितनी बातें करिए, सबसे आस पास के लोगों से एक्सपीरियंस लीजिए, बट एग्जाम से पहले तो अपना ध्यान आपका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, मेडिटेट करने पे और काम रहने पे। बीच में थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ। अगर मैं एग्जाम देने गया और मेरे पास मुझे रिया दिख गई, अरे ये तो वही है जो 4 बार क्वालिफाइड है, फिर तो डिमोटिवेशन होना पक्का है। फिर मैं कूल काम कंपोज नहीं रह सकता। थैंक यू। रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है, हम सब जानते हैं। एनी लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजीज दैट वर्कड फॉर यू? तो मैंने मेनली जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो जीएस और इंग्लिश में यूज करी थी। मैथ्स और रीजनिंग का तो ये था कि ठीक है मेरे ये प्रैक्टिस। फॉर्मूलेज है, ये क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं मैं उन्हें रिवाइज कर लेती थी। जीएस और इंग्लिश में मैं क्या करती थी, इंग्लिश में ग्रामर के टॉपिक्स हैं जैसे, तो मैंने एक लूप बना लिया था कि मेरे को नाउन प्रोनाउन ऐसे करके एक लाइन से सीरीज बना ली। मैं स्टार्ट कर देती थी, ऐसा नहीं है कि 10 दिन इंग्लिश कर ली 10 दिन फिर जीएस कर रही हूँ मैं, नहीं। वो लूप बना लिया, रोज मुझे इतना इतना करना है, फिर वो मैंने लास्ट टॉपिक तक कर लिया, फिर दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या है कि मैं उसके टच में हमेशा रहती थी, वो कभी भी मेरा छूटता नहीं था, तो हमेशा रिवाइज होता रहता था। इसी तरीके से मैंने जीएस में किया था। हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे डिसाइड कर लेती थी, शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। पहले मैंने अपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिए कि ये चीजें हुआ था, ये स्टोरी टाइप थी पूरी, ये हुआ, ठीक है।
अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो हमें याद नहीं रह पाते, हम वही तो रटने की कोशिश करते हैं जीएस जी में। जी जी। तो मैंने क्या किया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए कि ये मेरे को लास्ट मिनट पे हेल्प करने वाले हैं। वो शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर मैंने डिसाइड करा अच्छा मैं 3 दिन में हिस्ट्री कर रही हूँ, 3 मॉडर्न हिस्ट्री, 3 दिन में एंशंट, फिर मेडिवल, फिर मैं जियोग्राफी करूंगी, फिर मैं पॉलिटी करूंगी, इस तरीके से बना लिया। और एक एक करके रिवाइज करना स्टार्ट करा, जैसे ही मेरा लास्ट वाला हो गया फिर दोबारा हिस्ट्री पे आ गई, एक एक करके फिर सुपर से रिवाइज करने दिया, सुपर। फिर हिस्ट्री पे आ गई। इससे क्या हुआ, वो पूरा लूप मेरा कंटिन्यू रहा। और इस तरीके से ना तो मेरे प्रिपरेशन में ब्रेक आया, और ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे रिवाइज करने की या कुछ रटने की जरूरत पड़ रही है। अलग से रटने की जरूरत जरूरत नहीं होगी। पड़ी, वो बार बार पढ़ रही, तो वो ऑब्वियसली बात है वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही रहा था। एक लाइन में लास्ट में आपको बोलूंगा, अभी बार बार पॉपअप दिमाग में, वो लास्ट में बोलता हूँ। हाल फिलहाल रिवीजन की मेरी जिंदगी में शायद मैंने इससे अच्छी स्ट्रेटेजी आज तक नहीं सुनी। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि रिवीजन को इस तरह लूप में बनाकर करना कि वो रिवीजन हो और वो रिवीजन फील भी ना हो, इससे अच्छा मैंने आज तक कभी नहीं सुना। ट्रूली हाँ जी। ट्रूली 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 ट्रूली। लास्ट गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस फॉर सीजीएल 2026 स्टूडेंट्स। लास्ट में यही बोलना चाहूंगी आप सबको कि आपको ना डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। देखो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मेरे को भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते होंगे, बट हमें ना अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि अच्छा मेरा ये गोल है, जब तक वो अचीव नहीं होगा मेरे को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। अभी मेरा जो काम है वो है पढ़ाई करना, तो मेरा काम पे मेरा फोकस होना चाहिए। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होगे ना, आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप सुबह उठे ही नहीं, ना फिर आप पढ़ने बैठोगे, सोचोगे थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, चलो कर लेंगे, ये सोच के फिर रहोगे तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा, वो दिन कभी आएगा ही नहीं। तो राइट। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और फोकस होके पढ़ना जरूरी है। अब ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और बाहर कहीं लड़ाई हो रही है वो जाके देखने लग गए। ग्रेट। अगर आप पढ़ रहे हो तो वही वहीं पर फोकस्ड रहो ना। आपको थोड़ी क्या देर मतलब है लड़ाई हो रही है, होने दो। इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, थोड़ी देर उसके बाद पढ़ लूंगा। हाँ। हाँ तो चलो, चलो थोड़ी सी रील्स देखते हैं, फिर उस पर घंटे बीत रहे हैं रील्स देखने में और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। ऐसे सोचो अच्छा ठीक है, मैंने ऐसे अपने टारगेट रख लो कि मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, उसके बाद में 10 मिनट, अगर आपको एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है आप 10 मिनट देख लो, पर अपने फोन में अलार्म या रिमाइंडर लगा दो कि 10 मिनट बाद तो मेरे को बंद करना ही है। अब देखो कोई और तो आपको देख नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हो, खुद करना है, ऑनलाइन का जमाना है, खुद करना है आपको। तो ये आपको खुद डिसिप्लिन्ड हो गया, आप जब मोटिवेटेड हो गए खुद से तब भी आप उसे 10 मिनट बाद बंद कर दोगे। सुपर। तो आप, मैं इसीलिए बोल रही थी कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रैक्शन सबके साथ है तो उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और अभी जो आपका काम है अभी उसी पर फोकस्ड रहो। हर चीज की एज होती है, हर चीज का टाइम होता है। अगर अभी आप अचीव कर लोगे, अभी मेहनत कर लोगे, तो शायद आपको वो मेहनत बाद में ना करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में किसी ना किसी फेज में हमें स्ट्रगल जरूर करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपको अभी स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल कर लोगे तो बाद वाले फेज में आप एक अच्छी लाइफ लिव जी पाओगे। इतनी देर से सोचे बैठा था, एक लाइन मैं बोल देता हूँ। आपने तो खैर जो कहा उन सब का सार। इफ आई वर अ स्टूडेंट आई वुड वॉच दिस इंटरव्यू एटलीस्ट 2 टाइम्स। आई स्वेयर आई मीन दीज वर्ड्स। अगर मैं स्टूडेंट होता सच में मैं आपका इंटरव्यू कम से कम 2 बार देखता। इतने इंटेलिजेंट और स्वामी विवेकानंद हम नहीं है कि एक बार कोई चीज पढ़ी वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। कई चीजें ऐसी इन्होंने बोली हैं जो क्वाइट डिस्टिंक्ट रही। ठीक है, मोटिवेशन सब रखते हैं, डेडिकेशन सब रखते हैं, बिना उसके कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते। पर रिवीजन की जैसे स्ट्रेटेजी बताई, कंसिस्टेंसी क्या शब्दों में डिफाइन की जाए। शी हैज क्वालिफाइड सीजीएल 4 टाइम्स इन अ रो। अब आगे कोई डेफिनेशन नहीं बचती है। थैंक यू सो सो मच फॉर बीइंग हियर रिया। आपकी भविष्य में और भी कोई कामनाएं हैं, आपके गोल्स हैं, थैंक यू सर। उनके लिए भी हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। यू एनलाइटेंड थैंक मी यू सर। एंड आई एम श्योर इस इंटरव्यू के सहारे सहारे आपके बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपसे बहुत गाइडेंस मिलेगा। वैसे तो बहुत सी लाइंस आपने अच्छी बोली हैं, बहुत कुछ यहाँ लिखा हुआ है, पर एक लाइन और अच्छी थी। खुद से गलती करके सीखना और किसी के गाइडेंस से सीख लेने में किसी की 1 साल भी बच सकती है। जो उन्होंने खुद सीखा ऐसा हाँ जी, ऐसा बढ़ ऐसा, सकता है। अगर हम वो सीख लें आज से, ये चीज बांध लें, तो हमारी 1 आध साल बच जाएगी। इफ शी कैन डू दिस, हाँ मैं जी। ये तो नहीं कहूंगा कि वी कैन डू दिस 4 टाइम्स, बट एटलीस्ट वंस वी कैन डू दिस फॉर श्योर। कंग्रेचुलेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हैव अ स्माइल, हमेशा हंसते रहिए, थैंक यू मुस्कुराते सर। रहिए।
आपका गाइडेंस आई स्वेयर मेरे लिए भी बहुत कुछ था। कुछ शब्द हैं आपके, रिवीजन तो फिर यहाँ लिख गया, वो तो अब हमेशा रहेगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी अगर रिवीजन की मैंने आज तक सुनी है तो वो प्रिया से सुनी है। और भी कोई गोल हो, गॉड ब्लेस यू, आप उनमें जरूर सफल हो। बी हैप्पी, कीप थैंक स्माइलिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर यू करने सर। के लिए, एंड वुड लव टू थैंक यू सी यू सर। प्रीटी सून। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।